स्वागत है आपका साथ की बिसात में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। तो खबरों की बिसात बज चुकी है। दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले दिल्ली की खबर से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो पहलवान हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश की किसी भी लड़की से गलत काम करने वालों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी पर लटका देना चाहिए। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि भारत का नाम रोशन करने वाली लड़कियों को कार्रवाई के लिए जंतर मंतर पर क्यों बैठना पड़ रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है। केजरीवाल ने कहा कि पूरा देश इन खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। उन्होंने लोगों से यह भी अपील की और कहा कि लोग छुट्टी लेकर आए और पहलवानों का समर्थन करें। पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सुबह जंतर मंतर पर पहुंची और कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 7वां दिन है। शुक्रवार को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पहलवानों का धरना जारी है। प्रियंका गांधी ने पहलवानों से मुलाकात के बाद कहा कि 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं लेकिन कॉपी नहीं मिली है। जब 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कॉपी क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया है कि जांच जब चल रही है तो अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया गया। नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धारा है, कौन सी नहीं। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब सारे जितने भी नेता हैं हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है। ठीक है इधर रखो, वही बात सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कर्नाटक में धुआंधार प्रचार किया। प्रचार के दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कर्नाटक के 3 नेताओं सिद्धारमैया, मल्लिकार्जुन खड़गे और शिव कुमार को एसएमएस बताया। तीनों के नामों के इनिशियल लेकर उन्होंने ये शब्द बनाया और तीनों पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि कर्नाटक को एसएमएस से बचाना है। एक करप्ट मैसेज मोबाइल खराब कर देता है, ठीक वैसे ही ये करप्ट एसएमएस कर्नाटक के भविष्य को खराब कर देगा। बात को समाप्त करने की गारंटी है तो भारतीय जनता पार्टी, विकास की गारंटी है तो भारतीय जनता पार्टी उनकी देती है। और कांग्रेस को छोड़िए, बीजेपी के साथ आइए, बीजेपी को जिताइए। कर्नाटक दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम शिवराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी पर दिए बयान को लेकर सीएम शिवराज सिंह ने खड़गे पर पलटवार किया और सीएम ने कहा कि मोदी जी साफ नहीं है, देश की सांस है, जनता की आस है, लोगों का विश्वास है। जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर को जीवन देती है, ठीक वैसे ही मोदी जी ने देश को नवजीवन दिया है। कांग्रेस विष कुंभ बन गई है, मोदी जी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। कभी वो कहते हैं कि मोदी मौत के सौदागर हैं, कभी कोई कहता है सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है मोदी जी साफ है, कोई उनको नीच बोलता है। कांग्रेस के विष कुंभ से जहरीले बयान अक्सर निकलते रहते हैं। मोदी जी सांप नहीं, देश की सांस है, जनता की आस है, लोगों का विश्वास है। जैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर को जीवन भी देती है और स्फूर्ति से भर देती है, वैसे मोदी जी ने देश को नव जीवन दिया है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण कर रहे हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस विष कुंभ बन गई है, मोदी जी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। कभी कहते हैं मोदी मौत के सौदागर हैं, कोई कहता है सारे मोदी चोर हैं, कोई कहता है कि मोदी जी सांप है, कोई उनको नीच बोलता है। अब ये सत्ता जाने की छटपटाहट है। मोदी जी के कारण हमारी सत्ता चली गई और वो जो छटपटाहट
वो जो दर्द और पीड़ा है वो बौखलाहट में बदल गया है। इसलिए कांग्रेस के विषकुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं, लेकिन मोदी जी तो जहर पीने वाले, विषपान करने वाले नीलकंठ है। वो जहर पी रहे हैं देश की जनता के लिए, देश के विकास के लिए, और दिन और रात देश के विकास में लगे हुए हैं। तो कर्नाटक के दौरे पर पीएम मोदी है और बेंगलुरु में पीएम मोदी का रोड शो भी जारी है। प्रधानमंत्री भी उल्टा लोगों को अपनी तरफ से फूल लोगों पर बरसा रहे हैं। तो ये एक कनेक्ट होता है प्रधानमंत्री का। पहले भी हमने देखा हुबली में, बेलगाम में और अलग अलग जगहों पर। खासकर ये कनेक्ट जो है यानी इसको प्रधानमंत्री और एक आम जनता के बीच में जो एक दीवार होती है उस दीवार को तोड़ती है। यानी प्रधानमंत्री एक जनसेवक के तौर पर लोगों के साथ जुड़ते हैं, एक आम आदमी की तरह उनके साथ जुड़ते हैं, और यहाँ पर कोई फॉर्मेलिटी नजर नहीं आती जब इस तरह के रोड शो होते हैं। और ऐसे रोड शो में युवक भारी मात्रा में पहुंचते हैं, क्योंकि युवकों को, कई युवकों से हमने यहाँ पर बात भी की, और ये युवक, इनमें से कई युवक ये हमें बता रहे थे कि कई लोग देश के अलग अलग हिस्से से भी यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए पहुंचे हैं बैंगलोर में, और उनका ये कहना था कि आज मौका मिला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र में आए हैं, तो वो तमाम युवक जो है देश के दूसरे इलाके से यहाँ पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। तो ये युवक भी लंबी कतार बनाकर प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि महज बैंगलोर के लोग इस रोड शो में शामिल, यहाँ पर हजारों की संख्या में दूसरे राज्यों से आए हुए युवक और दूसरे राज्यों से आए हुए व्यवसायी और जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं, ये तमाम लोग प्रधानमंत्री की इस यात्रा का हिस्सा है। और जैसे कि मैंने बताया, ये लगभग एक पदयात्रा जैसा नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री की विजय रथ जो है उसके साथ साथ लोग दौड़ रहे हैं, और पूरा 5 किलोमीटर का लंबा सफर जो है तय करने उन्हें कोई थकान महसूस नहीं हो रही है। देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा से लोगों की कनेक्ट के लिए वो अलग अलग साधन इस्तेमाल किया, भले ही वो मन की बात हो, भले ही वो स्टेज से प्रचार करते हो, या फिर वो वर्चुअल सभाएं संबोधित करते हो, हमेशा प्रधानमंत्री जनता से पहले कनेक्ट करते हैं, या फिर वो अगर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करते हैं। देखिए, रैली से पहले प्रधानमंत्री ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैलीज के तहत कर्नाटक में करीब 36 अलग अलग जगहों पर एड्रेस किया था, जिसके तहत कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह, काफी जोश, मोटिवेशन नजर आ रहा था। तो प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं कि अगर बूथ को मजबूत बनाया जाए तो ये बीजेपी की ताकत है, और बीजेपी की ताकत है वो कार्यकर्ता जो जमीन पर काम करता है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और हर कार्यकर्ता को एक इम्पोर्टेंस देते हैं, उन्हें इम्पोर्टेंस फील कराते हैं। यहाँ पर खड़े हुए कतार में खड़े हुए लोग अपने आप को ऐसे समझ रहा था कि प्रधानमंत्री उसे इंडिविजुअली मिलने आए हैं। तो इस बात का एहसास प्रधानमंत्री दिलाते हैं, और यही खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आप देख रहे हैं कि उनके पीछे पीछे हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और सुमनहल्ली फ्लाईओवर तक जाने के लिए तैयार है। आयशा, तो अपने आप में आपने जिस बात का जिक्र किया कि हजारों लोग जो सड़क के दोनों ओर मौजूद हैं, हर एक व्यक्ति को यह लगता है कि प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर उनके अभिवादन को स्वीकार किया और एक तरीके से रेसिप्रोकेट भी किया उनके अभिवादन को लेकर। निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है, और प्रधानमंत्री हर एक व्यक्ति में अपनी पार्टी से जुड़ा हो या फिर एक आमो खास हो, उसमें उत्साह पैदा करने के लिए एक गजब की ऊर्जा रखते हैं, क्योंकि अपनी उम्र के 7 दशक पूरे कर चुके प्रधानमंत्री के अंदर इतनी चुस्ती, फुर्ती और स्फूर्ति है जो दूसरों के लिए एक उदाहरण है। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को जनता के बीच में जिस प्रकार की स्वीकारता मिलती है, उन्हें वैश्विक स्तर के नेता के तौर पर वो स्वीकारता उन्हें वैश्विक नेता तक बनाती है। तो निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री लगातार सुबह से लेकर देर शाम तक जनता के बीच रहते हैं, संवाद स्थापित करते हैं, उनके बीच में इतना लंबा एक रोड शो कर रहे हैं, लगातार अपने विशेष वाहन पर वो खड़े हुए हैं, जनता का दोनों हाथ हिलाकर स्वागत कर रहे हैं। कम से कम लगभग 1 घंटे का वक्त हो चुका है इस रोड शो को शुरू। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। मध्य प्रदेश में 2 चीतों की मौत के बाद प्रोजेक्ट चीता सवालों के घेरे में। कूनों में लाए गए चीतों के पुनर्वास के लिए चीता एक्शन प्लान भी बनाया गया था, जिससे कि चीतों की संख्या में इजाफा होने या फिर प्रभावित होने की स्थिति में उनके विस्थापन की बात की गई थी।
संरक्षण के मद्देनजर पूर्व चिन्हित स्थानों पर भी कुछ चीतों को शिफ्ट किया जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट चीता राजनीति की भेंट चढ़ गया। तो इस प्रोजेक्ट चीता को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं और इस पर राजनीति भी होने लगी है। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश व्यापम कांड की जांच के लिए ग्वालियर आई हुई सीबीआई की टीम अब वापस जा चुकी है, लेकिन राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के 4 कमरों पर आज भी ताला लटका हुआ है। वहीं 10 कमरे इन दिनों खाली है। इनका किराया भी विश्वविद्यालय को नहीं मिला है। वर्तमान में किराए की राशि 51 लाख रुपए से ज्यादा हो गई है। तो इस रकम की वसूली के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कलेक्टर और एसपी को कई पत्र लिख चुके हैं, पर आज तक भुगतान इसका नहीं हुआ है। पत्र जरूर लिखे जा रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है। बता दें कि व्यापम कांड की जांच के लिए 20 सदस्यों की टीम साल 2015 में ग्वालियर आई थी। तत्कालीन कलेक्टर के कहने पर विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के 10 कमरे दिए गए थे। टीम 31 मार्च 2017 को वापस चली गई। इसके बाद कुछ अफसर 4 नवंबर 2019 को ग्वालियर आए। ग्वालियर एसपी के कहने पर विश्वविद्यालय ने 4 कमरे पुराने गेस्ट हाउस में दे दिए। ये कमरे आज भी भरे हुए हैं। कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने कलेक्टर एसपी को किराए की राशि वसूली में मदद के लिए पत्र लिखा। नहीं किया, हम कलेक्टर लगातार प्रयास में है। जो पिछले 10 कमरे लिए थे इंटरनेशनल गेस्ट हाउस में, वो कलेक्टर सर के माध्यम से लिए थे। उसका भी रेंट बकाया, वो भी अब तक नहीं दिया है। लगातार 7-8 रिमाइंडर कर चुके हैं हम कलेक्टर और एसपी को। सर पूरा मामला था क्या? अब 2015 में लिए थे इन लोगों ने। कौन ने लिए थे? सीबीआई ने। सीबीआई के जांच दल आया था, तो कलेक्टर साहब के यहाँ से लेटर आया था 10 कमरे के लिए, तो वो 17 में खाली कर दिए। हमारे अभी संज्ञान में नहीं है। आपने ये पहली बार ध्यान दिलाया। इस हिसाब से आवश्यकता लगेगी तो बात करेंगे क्या इशू है। अभी वो इस प्रकार से चर्चा का विषय नहीं बन सकता है। इस हिसाब से आवश्यकता लगेगी तो चर्चा करेंगे।